मेरी शादी में 8 दिन बाकी थे कि मेरी माँ ने मुझे खाली गिलास दिया और कहने लगी कि शादी की पहली रात ये अपने बेड के नीचे रख देना। और साथ ही सख्ती से मना किया कि अगर तुम्हारे शौहर ने ये गिलास देख लिया तो वह समझेगा कि तुम कंवारी नहीं हो। अम्मा की बात ने मुझे परेशान कर दिया था, क्योंकि मैं तो अभी कंवारी थी। अम्मा भी जानती थी, लेकिन फिर भी मैं पहली रात क्लास साथ ले गई और अपने बेड के नीचे रख दिया। सुबह उठी तो देखकर हैरान रह गई। इस ग्लास में तो मैं दुल्हन बनकर कमरे में बैठी थी, मगर मेरा सारा ध्यान बेड के नीचे था, जहां मैंने अभी अभी गिलास रखा था। और मुझे बहुत डर लग रहा था कि अम्मी ने आखिर मुझे ये गिलास क्यों दिया और क्यों मुझे इस आजमाइश में डाला। मेरे जहन में एक तरफ अम्मा की बातें गूंज रही थीं, वो मुझे परेशान कर रही थीं, तो दूसरी तरफ ये खौफ परेशान कर रहा था कि अगर मेरे शौहर की नजर इस ग्लास पर पड़ गई तो क्या होगा। मैं इन सोचों में गुम थी कि दरवाजा खुला और वारिस अंदर दाखिल हो गया। मेरी वो सारी खुशी, सारा जोश इस ग्लास में गुम करके रख दिया था। वारिस के अंदर आने से मैं परेशान हो गई और यही झटका लगा हुआ था कि कहीं वारिस गिलास देख ना ले। वारिस अंदर आया और बेड पर पैर नीचे लटका कर बैठ गया। इसने मेरी तारीफें की, मुंह दिखाई दी और काफी देर तक इसी पोजीशन में बैठा बातें करता रहा। और इसकी बातों से, मोहब्बत भरे फिक्र से मेरा ध्यान कुछ देर के लिए गिलास से हट गया और उसने मुझे कपड़े तब्दील करने का बोला और खुद कमरे के कोने में पड़े सोफे पर बैठकर जूते उतारने लगा। और जूते उतारकर वो नीचे रख ही रहा था कि इसकी नजर बेड के नीचे मौजूद गिलास पर पड़ गई। उधर मेरी रूह फना हो गई। जिस बात का डर था वही हुआ। वारिस चौंक गया। वारिस ने एकदम से जूते रखकर मुझसे बोला, फिजा, बेड के नीचे ये गिलास तुमने रखा है। मैं हड़बड़ा गई और इनकार में सर हिला दिया। वारिस फिर बोला, तुम शादी की पहली रात बेड के नीचे रखे जाने वाले गिलास का मतलब जानती हो। हमारे यहाँ इससे क्या मुराद है। वारिस कड़े तेवरों के साथ मुझे घूरने लगा। एकदम से इसके चेहरे के तासुर बदल गए और मुझे लगा कि मेरी जिंदगी एक पल में बदल गई हो। अभी 5 मिनट पहले तो वारिस मोहब्बत लुटाती नजरों से मुझे देख रहा था। अब क्या कि एक पल में सिर्फ एक गिलास को देखकर उसकी नजरें बदल गईं। मैंने खुद पर काबू किया और वारिस के करीब आई। वारिस, कौन सा गिलास? मैं तो कुछ नहीं जानती। आप किस गिलास की बात कर रहे हैं? मैं भला पहले दिन की दुल्हन अपना सब कुछ छोड़कर गिलास क्यों साथ लाऊंगी? मैंने अनजान बनने की एक्टिंग की, मगर शक का कीड़ा वारिस के दिल और दिमाग में बैठ गया था। फिजा, मैं इतना भोला नहीं हूँ। सब समझता हूँ कि लड़की जब अपना सब कुछ पीछे छोड़कर आती है तो अपने साथ ये गिलास क्यों लाती है? अपने गुनाह पर पर्दा डाल सके। ये इस बात की निशानी है कि तुम कंवारी नहीं हो। बल्कि उसने बात अधूरी छोड़ दी। इसकी दिमाग की रगें तन गई थीं, आंखें लाल हो गई थीं, लहजा जहर आलूद हो गया था। वह फिर बोला, शायद तुम नहीं जानती, हमारे कबीले के लोग भी बहुत सियाने हैं। शादी की रात सबसे पहले दूल्हे को इस गिलास के बारे में बताते हैं, ताकि दुल्हन अपने पिछले किए गए गुनाहों का बोझ अपने नए नवेले दूल्हे पर ना डाले। वारिस की बातें मुझे समझ नहीं आ रही थीं, सब मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थीं। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, फिजा। शुक्र करो कि वारिस अली खान से तुम्हारा पाला पड़ा है, जो एक पढ़ा लिखा शख्स है। यहाँ मेरी जगह कबीले का कोई और शख्स होता तो शादी की पहली रात ही तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात कर देता। ऐसा बोलता हुआ वारिस वॉशरूम की तरफ बढ़ा तो मैंने इसके पैर पकड़ लिए। वारिस, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं नहीं जानती इस गिलास में क्या है, मगर अभी कहा कि आप पढ़े लिखे शख्स हैं, तो आप ये फरसुदा रस्म रिवाज पर अब भी यकीन रखते हैं। मैंने डरते डरते कहा, इंसान चाहे जितना पढ़ लिख ले, मगर अपने रस्म रिवायत कभी नहीं भूलता। मुझे धक्का देकर वह स्टोर रूम में चला गया और मैं स्टोर रूम के बंद दरवाजे को देखती रह गई। इनके कबीले में शादी की रात गिलास से क्या मुराद है, मैं कुछ नहीं जानती थी, मगर वारिस की बातें सुनकर अब कुछ अंदाजा तो मुझे हो ही गया था। मैं वहीं जमीन पर बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगी। जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने अम्मी की बात मान ली। मेरी शादी में 8 दिन रहते थे कि मेरी माँ ने मुझे खाली गिलास दिया और कहने लगी कि शादी की पहली रात ये अपने बेड के नीचे रख देना। और साथ ही सख्ती से मना किया कि अगर तुम्हारे शौहर ने ये गिलास देख लिया तो वो समझेगा कि तुम कुंवारी नहीं हो। अम्मा की बात ने मुझे परेशान कर दिया था,
क्योंकि मैं तो अभी कुंवारी थी, ये बात तो अम्मा भी जानती थीं। अम्मी, आप क्या बोल रही हैं? ये किस किस्म की बातें कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब, अगर ग्लास पर नज़र पड़ गई, तो मतलब कुंवारी नहीं? ये क्या जाहिलाना बातें हैं? ऐसा भला कहाँ होता है? अम्मी, आपने मेरा रिश्ता कहाँ ढूँढा है? मैंने हकालत से कहा। बस तुम नहीं समझोगी मेरी जान, जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा ही करना। और ये गिलास अपने साथ तुम हर हाल में लेकर जाओगी। अम्मी की बातें मुझे समझ नहीं आ रही थीं। उस वक्त तब मुझे वक्ती परेशानी हुई, पर मैंने सोच लिया था कि शादी के दिन अम्मी को यह बात याद नहीं रहेगी। मगर ज़बरदस्ती के वक्त अम्मी ने गिलास मेरे पर्स के अंदर डालकर मुझे हिदायत दी, तो मैं सोच में पड़ गई। जब मुझे कमरे में बिठाया गया, तो मजबूरन मुझे गिलास पर्स से निकालकर बेड के नीचे रखना पड़ा। और अब ये एक गिलास मेरी जिंदगी का गवाह बन गया था। सारी रात मैं वहीं जमीन पर बैठे रोते हुए गुजरी और ऐसे ही सुबह हो गई। अब मेरे दुख परेशानी की जगह गुस्से ने ले ली थी। मैं उठी। मैंने सोचा, अभी मैं गिलास को निकाल कर फेंक दूंगी, जिस फसाद की जड़ की वजह से शादी के पहले दिन मैं ख्वार हो गई। जब मैं बेड के नीचे झुकी और हैरान रह गई, इस गिलास में तो मेरा और वारिस का नाम लिखा हुआ था, जबकि शादी के 8 दिन पहले तो इस गिलास में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने गिलास बेड के नीचे से निकाला और गौर से देखने लगी। ये कोई आम गिलास नहीं था। ये पीतल का गिलास था, जिसमें जाफरान, मुश्क, अंबर, हर तरफ नक्श बने हुए थे और अजीब खुशबू आ रही थी। उस वक्त मैंने परेशानी में गिलास की तरफ और ध्यान नहीं दिया था। बस जल्दी में पर्स से निकालकर बेड के नीचे रख दिया था। और ये लिखाई हल्के से पीले रंग से लिखी गई थी, जो गौर करने पर ही नजर आती थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई। और तभी वारिस ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और मेरे हाथ में लिए गिलास की तरफ देखकर तन कर बोला, बहुत सुना था इस पीतल के गिलास के बारे में, लेकिन आज देख भी लिया। ऐसा कहता हुआ वह वॉशरूम में चला गया। और जब बाहर निकला, तो मेरे हाथ में अब भी गिलास देकर बोला, मेहरबानी करके अब इस गिलास को कहीं छुपा दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा खून मेरे गले पड़े। मैंने तो कभी कोई परिंदा भी नहीं मारा। मैं मुर्दा कदमों से वॉशरूम में चली गई। कल रात से मैं इस दुल्हन के लिबास और ज्वेलरी में बैठी थी। अब मैंने नहाकर लिबास तब्दील किया। फिर वही मिलना मिलाना चलता रहा। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। पर मेरे जहन में एक ही चीज थी, वो पीतल का गिलास। और मैं जल्दी से अम्मी से मिलना चाहती थी। उनसे बहुत सारे सवाल जवाब करना चाहती थी। जब अम्मी जानती थीं कि इनके कबीले में इस तरह के रस्म रिवाज हैं और इन लोगों की ऐसी सोच है, तो फिर क्यों अम्मी ने पत्थर के जमाने में रहने वालों में मेरी शादी की, बल्कि एक माँ होकर मेरी जिंदगी इस गिलास से फोड़ दी। इस उलझन में उलझा दिया था मुझे। ना वारिस मेरी एक भी बात सुनने को तैयार था, ना मेरी। आज सारे दिन में अम्मी से मुलाकात नहीं हुई। जाने हवेली वालों के और क्या क्या रस्मों रिवाज थे। जाने कब मुझे मैके जाने देंगे, ताकि मैं अम्मी से अपने सारे सवालों का जवाब लूं। ऐसे मेरी शादी को 3 दिन हो गए और तीसरे दिन मुझे मैके जाने की इजाजतनामा मिल गया। मैं अम्मी से मिलने के लिए बेचैन थी। जैसे ही मैके पहुंची, मैं सीधा अम्मी के पास गई। अम्मी मुझे देखकर खुश हो गई और मेरे गले लग गई। उनकी हालत बहुत अजीब हो रही थी। मैले कपड़े पहने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई लग रही थीं, जैसे इतने दिन से सोई ना हो और रोती रही हों। मुझसे मिलकर फिर रोने लग गईं। मैं जो अपने सवालों के जवाब लेने आई थी, अम्मी की हालत परेशान देखकर और परेशान हो गई। अम्मी, क्या हुआ आपको? क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? अम्मी फिर जोर जोर से रोने लगीं और बोलीं, मुझसे गलती हो गई फिजा, बहुत बड़ी गलती। मुझे लगा वो लोग तुम्हें मार देंगे और मुझे सुकून मिलेगा जब हवेली वाले अपने खून का अपने हाथों से खून करेंगे। मगर मैं भूल गई कि इनके खून को तो मैंने अपने खून से सींचा है, पाला पोसा था, पढ़ाया लिखाया था, मगर बदले की आग में मुझे सब कुछ भुला दिया था। अम्मी, आप क्या बोल रही हैं? क्या कहना चाहती हैं? क्या लगता है आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? आप आराम करें। आज रात मैं यहीं हूँ। हम कल बात करेंगे। मैंने अम्मी को खाना खिलाकर नींद की गोली खिला दी और सुला दिया, और वो भी जल्दी सो गई। शायद पिछले 3 रातों से जाग रही थीं। लगता है मेरी शादी के दुख ने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया। अम्मी मेरे गोद में सर रखकर सो गई थीं, और मैं फिर अम्मी की बातों में उलझ गई थी। सोई तो पिछले 3 रातों से मैं भी नहीं थी।
वारिस की बेगानगी, उसका तंज या लहजा, मुझ पर शक करना, सब मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। अब मुझे इंतजार था अगले दिन का, जब अम्मी की नींद अच्छी से पूरी हो जाए तो मैं इनसे अपने सवालों के जवाब मांग सकूं। शायद थकावट की वजह से रात के जाने कौन से पहर मेरी आंख लग गई। जब सुबह हुई तो मैं भी काफी फ्रेश महसूस कर रही थी, और अम्मी भी, क्योंकि हम दोनों की नींद कुछ हद तक पूरी हो चुकी थी। मैंने चाय बनाई और अम्मी के साथ बैठ गई। अम्मी, आज मुझे खुद सारे सवालों के जवाब दे दो। आखिर आपने सब जानते बूझते क्यों मुझे वो गिलास दिया? और कल आप ये कैसी बातें कर रही थीं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मी मेरी बात सुनकर एक मिनट के लिए खुद चुप हो गई। फिर बोली, मेरा असली नाम हलीमा सारिया है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। माँ बाप बचपन में फौत हो गए थे। फिर मैंने सगे रिश्तों के सौतेले रवैये का शिकार हो गई। तब मेरी जिंदगी में फाइक खान आया था। फाइक खान ने मुझे देखा। उसे मैं बहुत अच्छी लगी, और देखते ही देखते वह मुझसे मोहब्बत का दावेदार हुआ। मैं मोहब्बत को तरसी हुई लड़की थी, फौरन उसकी मोहब्बत पर ईमान ले आई। फाइक खान ने अपने कहा है, घर वालों को मेरे नाम पर राजी किया मगर नहीं मान रहा था क्यों? कि फाइक खान की पहले से मंगनी हो चुकी थी अपने भाई की साली से, मगर फाइक की जिद के आगे सब हार मान गए। फाइक मुझे लंबनाकर हवेली ले आया। हवेली के सारे लोग मुझे देखे बगैर मुझसे नफरत करने लगे। मैं दुल्हन बनकर बैठी थी, जिठानी अंदर आई और मुझसे बगैर कोई बात किए पीतल का गिलास मेरे पलंग के नीचे रखने लगी। इसके हाथ में 1 साल की बच्ची भी थी, जो बहुत प्यारी थी। गिलास रखकर मुझे बोलने लगी, बदब बत्ता, तुमने मेरी बहन के हक काट का मारा है, मैं तुम्हें कभी बसने नहीं दूंगी। और एकदम से शोर करके लोगों को इकट्ठा किया और गिलास की तरफ इशारा किया। मैं तो बिल्कुल अनजान थी मेरी जेठानी क्या बोल रही थी और गिलास की तरफ इशारा करके क्यों शोर कर रही थी। वहां सारी औरतें जमा हो गई, सब मुझे बुरा भला कहने लगे। हकातन फर्त की नजर सब घूर रहे। ऐसे में फाइक खान अंदर आ गया तो मेरी जेठानी ने विलास शुरू किया कि देवर जी है, तुमने क्या किया? यह लड़की तो कंवारी नहीं है, जाने किस किस के साथ इसने वक्त गुजारा है। मेरी मासूम कंवारी बहन को ठुकराने की हंस जा मिली है तुम्हें खां। परेशान खड़ा कभी शोर करती औरतों की तरफ देखता तो कभी आंसू बहाती नई नवेली दुल्हन की तकता भी। फाइक खान ने डांट कर सारी औरतों को बाहर निकाला और दरवाजे को कुंडी लगा दी और मेरे करीब आया तो मैंने रोना शुरू कर दिया। फाइक, कसम ले ले, मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में आने वाला पहले और आखिरी मर्द हैं। ये गिलास अभी भाभी यहाँ लाई थी और कहा कि मैं तुम्हें कभी बसने नहीं दूंगी। तुमने मेरी बहन के हक में डका मारा है। और एकदम से गिला सरकट चीख चीख कर लोगों को जमा किया। मैं तो जानती का नहीं, यह गिलास कैसा है क्या? इस गिलास में रो रो कर मेरी हिचकियां बंद गई थी। फाइक ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, मैं जानता हूँ हलीमाए है, सब भाभी की साजिश है। भाभी ने तुम्हें फंसाने के लिए, अपनी बहन का बदला लेने के लिए ऐसा किया। अब तक तो यह बात पूरे मंगली आग की तरह फैल गई होगी। भाभी ने अच्छा नहीं किया। अब मैं लाख सफाई दूं तुम्हारे किरदार की, मगर जानता हूँ कोई मेरी बात का यकीन नहीं करे, ना तुम्हारी बात पर कोई यकीन करेगा। फाइक की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। बहुत परेशान था। शादी हो भी हमारा मिलन अधूरा रह गया था। लोगों ने इस कदर फाइको को परेशान किया, लानतम लामत की, कि वो मजबूर हो गया और मुझे खा के तुम रात के अंधेरे में यहाँ से चली जाओ। मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। फाइक मेरी तरफ देखे बग रहा था। वो जानता था कि अगर उसने मेरे आंसू देख लिए तो वो परेशान हो जाए। फाइक ने खास आदमी को कहा कि मुझे रात के अंधेरे में छुपाकर यहाँ से दूर ले जाए। मैं जानती थी फाइक खान मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर हालात के आगे मजबूर हो गया था। उसकी मोहब्बत सच्ची थी, इसलिए सबसे लड़ झगड़ कर उसने मुझसे शादी की थी। मगर भाभी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मुझे भाभी से स्तन हो रही थी मेरा दिल कर। हाँ कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा तो रही हूँ, पर कुछ ऐसा करके जाऊं जो भाभी को एक पर चैन ना में। हर दिन हर रात उसकी रोते हुए गुजरे जिस तरह मेरे दिन रात गुजरने वाले रहे। तभी मेरे जहन में ख्याल आया, फाइक ने जिस आदमी का मुझे यहाँ से ले जाने का कहा था उसे हबीक कहा था कि तुम भी अब दोबारा पलट कर हवेली में कदम रखना, वरना तुम भी ये लोग मार देंगे कि तुमने हलीमा को भागने में मदद की। जाते हुए फाइक ने जबरदस्ती मुझे मेरे हक में की रकम और ज्वेलरी दे दी और साथ साथ मुझे हमेशा के लिए आजाद कर दिया था कि मैं दोबारा अपना घर बसा सकूं। इस आदमी को पैसे और गहनों का लालच देकर मैंने तुम्हें अगवा करवाने का मंसूबा बना लिया। यूं रात के अंधेरे में दाभाभी के पहलू से तुम्हें आराम से उठाकर मैं अपने साथ लाई, और जिस रात मैं घर से फरार हो रही थी, फरीदा भाभी की 1 साल की बच्ची भी मेरे साथ थी और वो गिलास उठाना भी मैं भूली नहीं ही। जिस तरह भाभी ने हमें उम्र भर के लिए दुख दिया था, इसी हाँ मैंने भी इनको ऐसी सजा दी कि वह अपना ये बच्ची के लिए सारी उम्र रोती रहती। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे बहुत रूंढा। वो लोग समझ गए थे कि बच्ची को मैं अपने साथ लाई हूं, मगर मुझे तलाश करने में नाकाम हो गए
और तब मशहूर कर दिया कि हलीमा बदकिरदार थी, हमारे वफादार और नौकर के साथ घर छोड़कर भाग गई। फाइक खान को यह सब बातें बहुत बुरी लगी। उसका घर बसने से पहले टूट गया था, इसलिए फाइक खान भी दिलबर्दाश्त होकर अपनी हवेली छोड़कर हमेशा के लिए मुल्क से बाहर शिफ्ट हो गया और कुछ साल बाद वहां शादी कर ली। उसके बच्चे हुए, मुड़कर उसने हवेली का रुख नहीं किया। अब हवेली वालों को फाइक और बच्ची दोनों की ने परेशान करके रख दिया था। भाभी हर वक्त रोती रहती थी तुम्हारे गम में। बाद में उनको औलाद तो हुई, पर तुम उनकी पहली औलाद थी। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती। मैंने तुम्हारे सहारे जिंदगी का सफर खा, तुम्हें पाला पोसा, अच्छी तालीम तरबियत दी। फिर तुम जवान और खूबसूरत हो गई। अब तुम बिल्कुल तैयार हो गई थी जो मैं तुम्हें हवेली वालों के पास ले जाती। हवेली वालों की नौकरानी मेरी मोहसिन थी। वो जब भी अपने गांव जाने के लिए हवेली से छुट्टी करती तो मुझे इसके जरिए सब हाल मालूम होता था। इसी के जरिए तुम्हारा रिश्ता वार सशाहत पक्का हो गया था। वार सशाह कि पढ़ा लिखा लड़का था। इसकी ख्वाहिश थी कि इससे पढ़ी लिखी लड़की शहर की हो, उससे शादी करनी है। हमने तुम्हें आगे किया और तुम ऐसी नहीं थी कि तुम्हें कोई नजरअंदाज कर सकता। फौरन यह रिश्ता पक्का का हो गया और तुम दोनों की शादी हो गई। हवेली वालों ने मेरी शक्ल का ढंग से नहीं देखी थी। मैं दुल्हन बनी हुई थी जब तुम्हारी सगी माँ ने मुझ पर इल्जाम लगाया था। मेरी तो शक्ल भी किसी को याद नहीं थी और अब वक्त के साथ उम्र भी बढ़ती ली गई। मुझे किसी ने नहीं पहचाना और पहले मुझे हलीमा नाम से सब जानते थे। अब मैं सादिया बनकर आई थी। मैं हर 6 माह में यह गिलास निकालती और इस पर लिखे हुए अल्फाज ताज़ा करती जो तुम्हारी माँ ने मेरे लिए लिखवाए। तुम्हारे कबीले के लोगों का मानना था कि जो लड़की कमारी नहीं होती और अपने शौहर से हवा छुपाना चाहती है तो पीत के गिलास में यह नक्श अपने और दूल्हे के नाम के साथ लिखवा। शादी से 8 दिन पहले मैंने तुम्हें ऐसा ही दूसरा गिलास दिखाया था जब तुम दुल्हन बनकर इस हवेली में गई। तो मैंने अपने संदूक से वो गिलास निकाला और तुम्हारे साथ दे दिया ताकि तुम्हारी मांग को सबका सिखा सकूं। मगर अफसोस मैं समझनास की मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। तुम्हें औलाद की तरह पाला। कभी तो मैं भूल जाती थी कि तुम मेरी नहीं बल्कि मेरे दुश्मन की बेटी हो जिसने मुझे इस हाल में पहुंचाया था। फिर मैं बहुत डर गई कहीं हवेली वाले तुम्हें को ई नुकसान ना पहुंचाए। अम्मी की बातें सुने सर में से रह गई इतने सारे इंकशाफात में अभी चुप थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं जिसको उम्र भर अपना सब कुछ समझावो। मेर ईमान ही नहीं थी बल्कि यह तो वो औरत थी जिसने मुझे अपनी मान से दूर कर रखा था। समझ नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत। तब भी अम्मी किसी को देर चौंक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वारिस खान खड़ा था। ये भी एक तरफ से अच्छा हुआ कि उसने सब कुछ सुन लिया था और मुझे किसी किस्म की सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ी। वारिस हमारे पास आकर बैठ गया और मेरी तरफ देखकर बोला, तुम अलीना हो फरीदा खाला की बेटी नहीं, मैं फिजा हूँ, हलीमा सादिया की बेटी। मैंने भी अम्मी का हाथ पकड़कर कहा। अम्मी मेरी बात पर बहुत खुश हो गई थी। मैं जानती थी वह वो जैसे मोहब्बत करती है। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं इनकी बेटी नहीं हूँ। क्या कोई दुश्मन की औलाद को इस तरह से सीने से लगा कर रखता है जिस तरह अम्मी ने मुझे रखा था। अम्मी उठकर किचन में गई थी हमारे लिए खाना बनाने या शायद मुझे और वारस को अकेला छोड़कर गई थी कि हम बातें कर सके, अपने गिले शिकवे दूर कर सके। वारस मेरे करीब आया, मेरा हाथ पकड़कर मुझसे माफी मांगी। मैं काफी देर तक नाराज रही पर वारस बोला, देख फिजा मान जाओ वरना फिर कोई हलीमा और फाइक पिछड़ जाएंगे इस फजूल के झगड़ों रस्म रवाजों में। तब मैंने वारसक ओ माफ कर दिया। फाइक सही बोलर हाथाइन ऑफ जूलर्स मोरवाजों और जंग में जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई थी। इसलिए मैंने वारिस को माफ करने में देर नहीं लगाई। जब हम घर वापस आए अम्मी भी हमारे साथ ही वारिस उनको साथ लाया और सबको कहानी सुनाकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरी सगी मां के पास लाए। आपकी अलीना, अलीना मेरी अलीना, तुम क्या बोल रहे हो। अम्मी तरह पकड़ मेरे लगी, मुझे प्यार करती जाती, तीरती जाती, बोलती जा रही थी, मुझे लगा मैं तुमसे भी मिल नहीं पाऊंगी। अब तो तुमसे मिलने का आसरा भी खत्म कर दिया था। मैं सोचती थी जाने मेरी बच्ची कहाँ हो कैसे लोगों के हथे चढ़ गई होगी। सारी बात अब खुलकर सामने आ गई थी और फरीदा अम्मी ने हलीमा अम्मी से माफी मांगी। सबके सामने रहा किया कि यह सब उनकी वजह से हुआ था। उन्होंने अपनी बहन के लिए हलीमा घर खराब किया था। तब मेरी दादी बहुत रोई, कहा फरीदा तेरी ये गलती ने मुझसे मेरा बेटा और पोती जुदा कर दिए। तेरी बहन को फिर भी ब्याह कर फाई के छोटे भाई की दुल्हन बना कर ले, पर मैं अपने बेटे को देखने के लिए तरस गई और तुम मेरे साथ अपनी औलाद के लिए तड़पती रही और मेरी खालाजन के ये अम्मी ने ऐसा कुछ किया था। आज वो मेरी सास थी और वारसकी अम्मी सब मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और इस बात से और ज्यादा खुश हुए कि अब मैं हमेशा के लिए इस घर में आई थी बहू बनकर। फाइक चाचू को भी वारस ने फोन पर सब बता दिया और वो दादी ने भी फाइक चाचू से रो रो कर इल्तिजा की कि मेरे मरने से पहले एक बार वापस आ जाओ अपनी बीवी बच्चों समेत ताकि कि मैं तुम्हें देखकर आराम से सुकून से मर सकूं। अब जब सारी बात खुलकर सबके सामने आ गई थी तो फाइक चाचू ने भी दादी से वापस आने का वादा किया। या वैसे तो फोन पर इनकार था बता हमेशा से था, मगर चाचू से रफा दादी से बात करते थे और किसी से बात नहीं करते थे। ये फाइक चाचू वापस आ गए। सब इनसे मिलकर बहुत खुश हुए और रोए 0 साल बाद वो अपने वतन वापस आए जब चाचू मुल्क से बाहर गए थे।
तब मैं 1 साल की थी और आज इस 2 साल की होगी। दादी को भी लगता था उनके वापस आने की इस आस में जिंदा थी चाचू अपनी फैमिली समेत। मैं तो 1 माह की छुट्टियों पर आए चाचू को देखकर मेरे दिल में ख्याल आया। सब अपनी अपनी दुनिया में बस गए थे। चाचू भी अपनी बीवी बच्चों समेत बहुत खुश थे। खाला भी अपनी जिंदगी में खुश और मुतमिन थी। हवेली का भी एक एक फर्द खुश खुरम था। सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ था तो वो थी हलीमा, अम्मी जिन्होंने अपना घर फिर नहीं बसाया था। शायद चाचू से मोहब्बत बहुत करती थी इसलिए उनकी जगह किसी और को नहीं दी थी। हलीमा अम्मी को भी मालूम था कि फाइक चाचू हवेली आए हुए, मगर इस दौरान अम्मी एक बार भी हवेली आई थी। जब मैंने इन कहा कि आप हवेली आए आओ और एक बार चाचू से मिलो तो अम्मी बोली मैं पुराने राखनी को रेदना चाहती, बस मेरा सब कुछ तुम हो, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में को ये नहीं। मगर चाचू आप सजाने से पहले एक बार अम्मी से मिलना चाहते। ए वो अम्मी से मिले माफंगी कि मैं तुम्हारा मुजरिम था। अगर मैं शुरू में ही तुम्हें अपने साथ मुल्क से बाहर ले जाता, इस शहर से दूर ले जाता तो ऐसा ना होता। अगर मैं हिम्मत करता तो आज यूं ना पड़ी हुई होती थी। तुम अम्मी ने इनसे कोई बात नहीं की, बस इतना कहा कि मैंने सबको माफ कर दिया है इसलिए कि तुम सब मेरी फिजा रिश्तेदार हो। अम्मी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। बदलने मैंने इन्हें मायूस नहीं किया। मैंने वार्ष से भी कहा कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम हलीमा अम्मी का बेटा बनकर दिखाओगे। फरीदा, अम्मी तो तुम्हारी खाल आहे, वैसे भी तुम्हें प्यार है, लेकिन अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी अम्मी का बहुत ख्याल रखोगे। और वारस ने मुझे मायूस नहीं किया। अम्मी की सारी दुनिया मुझसे शुरू होकर मेरे बच्चों और शौहर पर खत्म होती है। हम हर रोज उनसे मिलने जाते हैं। मेरे बच्चे इन्हें छोटी नानू बोलते हैं और फरीदा अम्मी से ज्यादा माँ अम्मी के साथ इन्हें मजा आता है। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं क्यों कि अम्मी ने जो किया था यह सब उस बात का रिएक्शन था, मगर उन्होंने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला पोसा था। चाहे जो भी मंसूबा बनाया हो पर नकीमों से मोहब्बत सच्ची थी। हकीकत तो यह थी कि हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते।